अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद रहील साबर, योर बायोलॉजी ट्यूटर फॉर ग्रेड 12। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह अगर मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव हो, फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो और बच्चा जो कंसीव हो रहा है अगर उसका ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव हो तो उसका मदर की जो है वो लाइफ पे क्या अफेक्ट हो सकता है और मदर का जो है वो बच्चे की ज़िंदगी पे क्या अफेक्ट होता है। इन तमाम इफ़ेक्ट्स को समराइज़ करने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इसी के लिए हम एक और टर्म भी यूज़ करते हैं विच इज़ मैटरनल फिटल RH इनकम्पैटिबिलिटी। ये सारी टर्म जो है वो भी इसी के लिए यूज़ होती है। तो आइए ज़रा इस टर्म को थोड़ा एक्सप्लेन करने की और समझने की कोशिश करते हैं। सो मैटरनल फ्रॉम मदर और उस मदर की बॉडी में जो डेवलप हो रहा है वो है जी फीटस, जो वोम के अंदर अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजर रहा है, और इसी फीटस का फादर। अब कंडीशंस कुछ इस तरह से है कि हमारे पास सपोज कर लीजिए ये जो मदर है वो है RH नेगेटिव और जो फादर है वो है जी RH पॉजिटिव, और जो बेबी कंसीव हुआ है वो है जी RH पॉजिटिव। यानी जो माँ का ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है, जो फादर का ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है, और जो कंसीव हुआ है, जो प्रेगनेंसी है वो पॉजिटिव है। तो मदर नेगेटिव, फीटस पॉजिटिव, ये कंडीशन जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर। अब इस कंडीशन में क्या होता है, अगर हम बात करें फीटस की, तो फीटस की जो डेवलपमेंट होती है वो होती है डेवलपमेंट इनसाइड द वोम के अंदर डेवलपमेंट होती है। और जब वोम के अंदर डेवलपमेंट होती है तो ये देखिए जी, ये है मदर और इधर है मेरे पास फीटस। इन दोनों का आपस में जो लिंक होता है वो होता है ऑन द बेस ऑफ प्लेसेंटा। एम्ब्लाइकल कॉर्ड प्लेसेंटा से निकलती है, अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा से निकलती है और ये फीटस के साथ लिंक होती है। और ये जो प्लेसेंटा है इट्स द पार्ट ऑफ मदर। ये मदर की वूम के अंदर, उसकी यूट्रस के अंदर, उसकी वॉल्स के साथ अटैच होता है। अब प्लेसेंटा जो है ये इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को नॉरिश करता है, नॉरिश करता है, और इस नरिशमेंट के दौरान हमेशा ब्लड सप्लाई किया जाता है फ्रॉम मदर टू फीटस। मदर से फीटस की तरफ ब्लड की सप्लाई जाती है जो क्रॉस करती है इस अम्बिलिकल कॉर्ड को, और इसको क्रॉस करने के बाद बच्चे को ब्लड सप्लाई किया जाता है और इस ब्लड के अंदर जो है वो नरिशमेंट होती है
फूड वगैरह शामिल होता है। अब जब फूड जा रहा है थ्रू ब्लड इनटू द फीटस, तो फीटस में अब गौर कीजिए, माँ का जो हमारे पास ब्लड है वो है नेगेटिव और बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो है पॉजिटिव। सो नेगेटिव वाला ब्लड जो है वो पॉजिटिव वाले ब्लड में जा रहा है, तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ना मदर को और ना ही फीटस को। लेकिन सपोज कर लीजिए इफ ब्लड फ्रॉम फीटस वो क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए और वो चला जाए मदर, तो उसने माँ के प्लेसेंटा को क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद वो मदर के ब्लड ग्रुप में, ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो गया। अब जैसे ही वो मदर के ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो गया तो अब क्या होगा, अब ज़रा गौर कीजिए, मदर जो है ये है नेगेटिव, इसका मतलब ये हुआ इसमें है नो एंटीजन, लेकिन जो फीटस था ये है पॉजिटिव, इसका मतलब इसमें है RH एंटीजन। अब जैसे ही फीटस से ब्लड मदर में गया तो अब मदर में चेंजेस क्या आएंगी, यहाँ पे हो जाएगा एक्सपोजर ऑफ RH एंटीजन, यहाँ पे RH एंटीजन क्या हो गया, एक्सपोज हो गया। अब जैसे ही एक्सपोज हो गया तो इससे क्या होगा, इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो मदर का क्या कर दिया जाएगा, एक्टिवेटेड, फौरन वो ऑन कर दिया जाएगा और ये क्या करेगा, ये करेगा प्रोडक्शन ऑफ RH एंटीबॉडीज। अब ये जो RH एंटीबॉडीज हैं दे विल स्टार्ट टू किल RH एंटीजन। अब माँ के अंदर ये जो RH एंटीबॉडीज बने, इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिव हो गया, ये फौरन बच्चे की तरफ से जो RH एंटीजन आए हैं उनको किल करना शुरू कर देगा। अब इस तरह माँ को तो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, लेकिन अगर आप गौर करें तो माँ का इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो एक्टिव हो चुका है। अब जब एक्टिव हो चुका है तो अब की बार जरा गौर कीजिए, जब माँ का जो ब्लड है, ब्लड वो क्रॉस करेगा और जाएगा फीटस के पास फॉर द पर्पस ऑफ नरिशमेंट, कि उसको फूड वगैरह देके आए, तो इसी ब्लड के अंदर अब मौजूद है RH एंटीबॉडीज, RH एंटीबॉडीज। तो अब की बार जब ब्लड जा रहा है तो RH एंटीबॉडीज भी जाएंगे और बच्चे में क्या आ जाएंगे, बच्चे में आ जाएंगे RH एंटीबॉडीज। और बच्चा चूंकि पॉजिटिव था तो उसमें पहले से मौजूद है RH एंटीजन और ये हमेशा होते हैं ऑन RBCs। तो अब ज़रा देखिए क्या होगा, जैसे ही RH एंटीबॉडीज आएंगी तो दे स्टार्ट टू किल RH एंटीजन, तो RH एंटीजन को किल करना शुरू कर दिया जाएगा। अब RH जो है एंटीजन ये तो मौजूद है ऑन रेड ब्लड सेल्स, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे होगा hemolytic reaction. Hemolytic reaction mean RBCs start to broken down. इनको तोड़ना शुरू कर दिया जाएगा, इनकी ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगी, ये मरना शुरू हो जाएंगे। अब जब ये मरना शुरू हो जाएंगे तो ये जो फीटस है इसमें क्या होगा,
डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, इसमें अच्छी खासी ब्लड की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी। इस कंडीशन को हम बोलते हैं अनेमिक रिस्पॉन्स, यानी ये अनीमिया फेस कर रहा है, ब्लड की डेफिशिएंसी क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। अब इस फीटस में क्या होगा, इसका जो लीवर है एंड सप्लीन वो क्या करेंगे, स्टार्ट टू प्रोड्यूस more and more RBCs to face deficiency of blood। तो डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड को फेस करने के लिए, ब्लड की जो है वो कमी को पूरा करने के लिए लीवर और स्प्लीन बहुत ज़्यादा काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स बनाना शुरू कर देंगे। और इसी कंडीशन में ऐसा भी होगा कि ओवर फंक्शनैलिटी के अंदर स्टार्ट टू प्रोड्यूस abnormal RBCs। अब जब लीवर और स्प्लीन बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लगातार ब्लड आता जा रहा है, एंटीजन किल होते जा रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स की कमी होती जा रही है, तो लीवर और स्प्लीन को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा। जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनको काम करना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स की कमी होना शुरू हो जाएगी। तो उस कमी को पूरा करने के लिए वो क्या करेंगे, अबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स बनाना शुरू कर देंगे ताकि उस ब्लड की कमी को पूरा किया जाए। इन अबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्ट, और इस कंडीशन को बोलेंगे जो बच्चे को होगी वो होगी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। सो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ये कंडीशन जो है वो बच्चे को फेस करना पड़ रही है। पहली बात, लगातार डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड की वजह से ये बच्चा जो है वो सरवाइव नहीं करेगा और इसके अबॉर्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन सपोज कर लीजिए इफ सरवाइव, अगर तो ये सरवाइव कर जाए तो इसमें क्या होगा, इसमें इन्फ्लामेशन हो चुकी होगी लीवर की और स्प्लीन की, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा फंक्शन किया था तो इनकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी। इस बच्चे को पैदाइशी तौर पर लीवर की या स्प्लीन की कोई ना कोई क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। और क्योंकि बहुत ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स ब्रेक हो रहे हैं तो इस वजह से इनमें अच्छा खासा क्या होगा, ब्लू रिबन भी होगा, क्योंकि यहाँ पे बेशुमार जो है वो रेड ब्लड सेल्स क्या किए जा रहे हैं, किल किए जा रहे हैं। जब अच्छा खासा ब्लू रिबन होगा तो ये ब्लू रिबन क्या करेगा, अफेक्ट करेगा ब्रेन सेल्स को, जिससे क्या होगा, येलोइश अपीयरेंस आएगी इन आईज एंड स्किन, जिसे हम बोलते हैं जॉइंटिस। तो इस बच्चे को पैदाइशी क्या होगा, जॉइंटिस का सामना होगा। तो ये जो कंडीशन है ये फेस करना पड़ेगी ड्यू टू दी RH इनकम्पैटिबिलिटी। अब अगर हम बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ये बात भी देखने में आई है कि ये जो सारी कंडीशन है नॉट पॉसिबल इन फर्स्ट प्रेगनेंसी। पहली प्रेगनेंसी में इसके होने के चांसेस ना होने के बराबर या बहुत कम होने के बराबर है। अब क्या वजह है कि पहली प्रेगनेंसी में इसके होने के चांसेस कम होते हैं? उसकी वजह ये होती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
ब्लड के एक्सचेंज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम एंटीबॉडीज जो हैं वो क्रॉस होके जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम मदर टू फीटस, बहुत कम। और दूसरा हमें ये भी मालूम है कि जब नरिशमेंट की जाती है तो सपोज कर लीजिए यहाँ से ये है मदर और ये है फीटस, तो माँ की जो ब्लड वेसल्स आएंगी वो इस तरह करके आके यहाँ पे ख़त्म, बच्चे की जो ब्लड वेसल्स आएंगी वो यहाँ पे आके ख़त्म, और ऊपर ये क्लोज होगा, ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो बनी होती है। तो माँ का जो कंटेंट है वो जैसे ही इन ब्लड वेसल से गुजरेगा तो इस खाली जगह में आ जाता है, और ये जो बाहर आएगा ये ब्लड नहीं होगा, ये प्लाज्मा नेचर का कंटेंट होगा जिसमें तमाम एसेंशियल सब्सटेंसेस होंगी। वो यहाँ से बच्चे को दे दी जाती हैं, बच्चे से चली जाएगी, और बच्चा जो वेस्ट वगैरह भेजेगा वो भी इन ब्लड वेसल से गुजरकर इस प्लाज्मा में, इस खाली जगह में ही आएगा। यानी डायरेक्ट ब्लड के मिक्स होने के चांसेस जो हैं वो ना होने के बराबर होते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है ये फेस करना पड़ती है सेकंड डिलीवरी के केस में, सेकंड प्रेगनेंसी के केस में। अब होता क्या है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, डिलीवरी के वक़्त जब फीटस की जो है वो डेवलपमेंट के बाद जब उसकी बर्थ होती है, जब न्यू बॉर्न होता है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इसको कट कर देते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड को यहाँ से कट कर देते हैं। अब जब कट करते हैं तो इसका एक पार्ट जो है वो मदर के साथ अटैच है। अब जब कट किया तो इस कट करने के दौरान अगर ये बच्चा अपने ब्लड के कुछ ड्रॉप्स छोड़ गया इन मदर, तो असल में वो क्या छोड़ गया, RH एंटीजन। जैसे ही वो RH एंटीजन मदर में छोड़ गया तो एंटीजन की वजह से माँ का इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट होगा, माँ RH एंटीबॉडीज़ पैदा करेंगी, वो एंटीबॉडीज़ आने वाले RH एंटीजन को ख़त्म कर देंगी, तो माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब माँ के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिव होने की वजह से उसके अंदर अब बन चुका है RH एंटीबॉडीज़। अब जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो हमेशा प्लाज्मा में होते हैं। जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी और इस पे जब फूड को ट्रांसफ़र किया जाएगा तो प्लाज्मा के थ्रू एंटीबॉडीज़ भी ट्रांसफ़र होंगे, तो सेकंड बेबी की कभी भी डेवलपमेंट नहीं होगी और ये सारे सिनेरियोज जो हैं वो उसको फेस करना पड़ जाएंगे। तो इसलिए इस सिचुएशन से बचने के लिए माँ को बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ एक RH एंटी सीरम का इंजेक्शन लगाया जाता है। इस इंजेक्शन का काम यह होता है कि इससे पहले माँ का इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिव हो, ये जो RH एंटीबॉडीज़ हैं ये फ़ौरन माँ के अंदर जाकर अगर कोई RH एंटीजन छूटा है तो ये फ़ौरन उसको क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और एंटी सीरा हमेशा शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए काम करता है, तो वो RH एंटीजन को किल करेगा, माँ के इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिव नहीं होने देगा। इस तरह नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी है उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, अगर ये इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में अच्छी खासी प्रॉब्लम हो सकती हैं। ये सारे सिनेरियोज जो हैं ये उसको फेस करना पड़ सकते हैं। हाँ, RH इनकम्पैटिबिलिटी की जो सिवियरिटी है वो थोड़ी कम भी हो सकती है। सपोज कीजिए अगर मदर हमारे पास जो है वो O नेगेटिव ब्लड वाली है और जो उसने कंसीव किया वो है A पॉजिटिव या B पॉजिटिव, ये कंसीव किया। अब एट द टाइम ऑफ बर्थ जब इसको कट किया गया और ये बच्चे जो थे वो माँ के अंदर छोड़ गए A या फिर B एंटीजन, तो जैसे ही एंटीजन आएगी तो O के अंदर हमें मालूम है इसमें A और B दोनों एंटीबॉडीज़ होती हैं, तो ये एंटीबॉडीज़ आने वाले एंटीजन को किल कर देंगी, तो माँ का RH का इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिव नहीं होगा, तो RH इनकम्पैटिबिलिटी की जो सिवियरिटी है वो ज़्यादा असरअंदाज नहीं होगी। तो इस तरह इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अगर यहाँ पर हम कुछ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स देखें तो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स में हमें ये देखना होगा कि हमारे पास जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस है वो टर्म है क्या, तो वो टर्म है जब अबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं,
जब जो है वो एंटीजन जो है वो क्रॉस हो गया था फ्रॉम फीटस टू मदर। तो उसकी जो सिम्टम्स हैं वो भी आपको मालूम होने चाहिए कि क्या क्या सिम्टम्स जो हैं वो होती हैं, और इनकी प्रिकॉशंस कैसे होती है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। सो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे एरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या है, एरिथ्रोब्लास्ट क्या है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। और इसकी रिकवरी के या इसकी जो प्रिकॉशंस हैं उसके लिए क्या किया जा सकता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज ये पूरा क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग के तौर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पूरा क्वेश्चन जो है वो आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे रेडी करना है। सो इस तरह इस लेक्चर को हमने कंप्लीट किया। होप सो आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।